हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 9 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर हमने बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मीडिया एजेंसी न्यूज़, ये जो आती हैं सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया है। आपको पता होगा तबलीगी जमात के बारे में, कोविड-19 जब फैला हुआ था इंडिया के अंदर तो इन पे बड़े ही आरोप लगाए गए थे, गंभीर संगीन आरोप लगाए गए थे। एक केस बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर मीडिया चैनल क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से अपनी TRP बढ़ाने के लिए दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उन केसेस को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि जो मीडिया का एक रोल है, चौथा स्तंभ बोला जाता है भारत के अंदर, जो 3 स्तंभ है अपने जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और संसदीय व्यवस्था जो है, उसके अलावा चौथा स्तंभ भारत के अंदर मीडिया को बोला जाता है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, गैर जिम्मेदार तरीके से न्यूज़ को चला रहे हैं अपनी TRP को गेन करने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाना, दूसरे की चीज़ों को भुनाना, इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ कवर की गई है इस पेपर के अंदर। तो इससे संबंधित कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दिया जाता है। फंडामेंटल राइट है ये आपका। अब ये दिया गया है तो इसके लिए प्रबंध भी कर रखे हैं संविधान के अंदर 19(2) में। इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। इस प्रकार के जो आपको अधिकार मिले हैं वो सुरक्षा के हिसाब से, जैसा कि मतलब गवर्नमेंट को उस समय उचित लगता है कि ऐसा करना जरूरी है, तो वो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को सस्पेंड कर सकते हैं जो सिचुएशन उस समय के हिसाब से बनती है। तो ऐसे प्रोविजन भी हैं संविधान के अंदर। दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गई है कि अपनी बात को पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से रख सके। तो उसके लिए अनुच्छेद 1(a) के तहत प्रावधान है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है, अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(a) के तहत दी गई है संविधान के अंतर्गत। तो इसका गलत प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। तो आपको इन दोनों फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार के तहत दी गई हैं आपको दोनों की दोनों ही आज़ादी और स्वतंत्रता। ये देखते हैं आगे। पेज नंबर हमने बात की जा रही है, ये बात की गई है कि राजस्थान के अंदर इलेक्शन को कराने के लेकर एक SLP दायर की थी राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में खारिज कर दिया है। तो हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ आर्टिकल। तो भाग 5 का हिस्सा है, 124 आर्टिकल से लेकर 148 आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है यहाँ पे। ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 124 से लेकर 148 तक भाग 5 का हिस्सा है ये संविधान का। इसके अलावा अनुच्छेद 136, इसमें विशेष पावर मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके तहत आप कोई भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है उस पर SLP दायर कर सकते हैं, यानी स्पेशल लीव, विशेष जो याचिकाएं होती हैं उनके लिए स्पेशल लीव पेटिशन इनको बोला जाता है, पूरा नाम इनका है। तो SLP को दायर किया जाता है अनुच्छेद 136 के तहत। ये सुप्रीम कोर्ट, ऐसी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास जिसके तहत वो आमंत्रित करती है SLPs को। तो यहाँ पे बात की गई है SLP के बारे में बात की गई, तो आपको पता होना चाहिए SLP किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये बातें हैं। तो राजस्थान सरकार चाह रही थी कि इन इलेक्शंस को, नगर निकाय के इलेक्शंस है उनको पोस्टपोन कराना चाही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से इनकार कर दिया कि आपको डेडलाइन दे दी कि इस समय तक ये चुनाव कराने हैं अपने स्टेट के अंदर। तो देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है राजस्थान के अंदर, उसके लिए अनुच्छेद 243(k) से लेकर के 243(ZA) तक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग कौन है, राइट। इसके अलावा अब ये इलेक्शन होने कहाँ पर है, तो जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में 6 नवगठित नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पे नए नगर निगम बनाए गए हैं, तो उनके अंतर ये चुनाव होंगे, ये जो 6 बताए गए हैं इन्होंने। अब आप मेरे को ये बताइए कि 3 नगर निकाय चुनाव में 3 बॉडी होती हैं अलग। सबसे छोटी होती है नगर पालिका, उसके बाद नगर परिषद और तीसरी होती है नगर निगम। तो वहाँ पे चुनाव करने की बात कर रहे हैं नगर निगम। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए, नगर निगम का जो हेड होता है, राजनीतिक हेड, मुख्य राजनीतिक हेड, वो कौन होता है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नगर निगम का मुख्य राजनीतिक हेड कौन होता है, राइट। अब ये कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम बनाया नया, जयपुर ग्रेटर बनाया नगर निगम, जोधपुर नॉर्थ, जोधपुर साउथ, कोटा नॉर्थ, कोटा साउथ। तो ये 6 नगर निगम है यहाँ पर की इलेक्शन की बात की जा रही है। तो आपको ये घटनाक्रम पूरा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। पेज नंबर में बात की जा रही है
फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है। ये अमेरिका की एक मैगजीन है, अमेरिका की मैगजीन है जो कि साल मतलब अपनी अपनी सूचियाँ जारी करती है मैगजीन में कि कौन कितने मतलब अमीर लोग बन चुके हैं, बिजनेसमैन को लेकर के अपनी लिस्ट जारी करती है। तो ये मैगजीन अपने पब्लिकेशन निकालती रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए अमेरिका की मैगजीन है, वहाँ पर अभी सूची जारी की है। तो ये बात की जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि मुकेश अंबानी भारत में सबसे टॉप पर रहे हैं मुकेश अंबानी जी। ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आपको पता है कई सारे इन्होंने अभी एग्रीमेंट्स किए हैं विदेशी कंपनीज के साथ में और काफ़ी ग्रोथ इन्होंने हासिल की है। तो मुकेश अंबानी बन गए नंबर 1 इंडिया के अंदर, फोर्ब्स सूची ने ऐसा बताया है। तो आपको पता होना चाहिए फोर्ब्स क्या है। पेज नंबर 1 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, नोबेल पुरस्कार की जैसी बात चल रही है, 2-3 दिए जा चुके हैं। अगेन अभी आ गया साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल 2020 में दिया गया, ये एक महिला को दिया गया। ये बड़ी अच्छी बात है। आपको पता हो केमिस्ट्री के अंदर 2 महिलाओं को दिया जा चुका है 2020 में, और एक और नोबेल केवल महिला को दिया जाना महिला सशक्तिकरण का सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण है ये। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये एक अमेरिकी कवयित्री हैं। कवयित्री को आप याद रखिएगा, ये हिंदी वाले एग्जाम्स में लैंग्वेज के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पूछा जाता है ये वर्ड। तो ये वर्ड आपको सही से पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए कवयित्री। आप लिख के प्रैक्टिस भी कर लीजिए, कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के अंदर कवयित्री की सही कैसे लिखते हो उसे। तो अमेरिकी कवयित्री हैं, इनका नाम है लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक को ये अवार्ड दिया गया है साहित्य का नोबेल 2020 में। इनकी जो रचनाएं हैं ये मृत्यु, बचपन एवं पारिवारिक जीवन जैसी भावनाओं पर आधारित है। तो ये आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि सामाजिक चीज़ों को दर्शाती हैं इनकी जो भी रचनाएं हैं। तो मृत्यु, बचपन, पारिवारिक जीवन को दर्शाने वाली इनकी रचनाएं हैं। तो उनको इनकी जो रचनाएं हैं इनके लिए इनको साहित्य का नोबेल दिया गया है। एक और फैक्ट है इंपॉर्टेंट कि साहित्य का नोबेल 2 बार स्थगित किया गया है जब से स्टार्ट हुआ है नोबेल। तो 1901 में स्टार्ट हुआ था, तो एक तो 1943 में स्थगित किया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था उस वक्त, और 2018 में रिसेंटली। क्यों? क्योंकि स्वीडिश अकादमी से जुड़े यौन शोषण प्रकरण चल रहा था, उस कारण से ये अवार्ड नहीं दिया गया था। कौन सा? साहित्य का नोबेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए क्योंकि नोबेल पुरस्कार बहुत ही बड़ा पुरस्कार है दुनिया के अंदर। तो ये सारी घटनाएं इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, नोट कर लीजिएगा आप। पेज नंबर में बात की जा रही है केंद्रीय मंत्री, यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है। बहुत ही बेहद दुखद बात है ये भारत के अंदर कि हमने एक बड़ी खास पर्सनैलिटी को खो दिया है। तो इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे? मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये थे, मंत्री थे इसके, ये कंज्यूमर अफेयर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस का आपने नाम सुना होगा, जो कि आपको पता है राशन से लोगों को जो खाना मिलता है, सामग्री, खाद्य सामग्री मिलती है, जो गेहूं वगैरह सारी की सारी चीज़ें, तो उस प्रकार का पूरे डिपार्टमेंट इन्हीं के पास थे। तो केंद्रीय मंत्री थे, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। रामविलास पासवान जी का निधन हो चुका है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना इनके बारे में। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य वन विकास निगम की स्थापना की बात की जा रही है कि 3 महीने के अंदर इस प्रकार का एक निगम स्थापित किया जाएगा, राजस्थान राज्य वन विकास निगम। नाम याद रखिएगा। ये काम क्या करेगा? वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु इमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वन की उपज में वृद्धि लाने हेतु इस प्रकार का विकास निगम एक स्थापित किया जाएगा, ताकि जो वनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो उपज पर डिपेंडेंट है, उनकी आय बढ़ाई जा सके, उनको कुछ रोजगार मिल सके। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि वनों की उत्पादकता, लकड़ी, इमारती लकड़ी हो गई, बांस, लघु वन उपज की वृद्धि की जाएगी राजस्थान राज्य वन विकास निगम बना करके। तो इसको गठित करने की बात की गई है, 3 माह के अंदर गठित किया जाएगा। आगे भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएंगी तो मैं कवर करूंगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि राजस्थान राज्य वन विकास निगम का संबंध किन चीजों से है। पेज नंबर 3 पर बात कर रहे हैं, ये बात की जा रही है बीकानेर संबंधित न्यूज है। तो यहाँ पे मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में ये बनाने की बात चल रही है। तो राजस्थान के अंदर टोटल 5 बायोलॉजिकल पार्क हैं। आप मेरे को 4 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नाम बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि काफी ज़्यादा चर्चा चल रही है बायोलॉजिकल पार्क को लेकर के। तो मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क याद रखिएगा बीकानेर के अंतर्गत है। अब राजस्थान में जितने भी बायोलॉजिकल पार्क हैं वो CZA के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। इसको 1992 में बनाया गया था और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया CZA को। तो ये इनको कंट्रोल सुपरविजन करने का काम करती है। मरुधरा ये बायोलॉजिकल जो पार्क है राजस्थान के अंदर जितने भी 5 हैं मैं आपको बता चुका हूँ। 1 मैंने आपको बता दिया, 4 मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नाम बताइए। तो CZA आप याद रखिएगा क्या चीज़ है ये और कैसे बनाया गया था। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है चंबल किनारे फ्लोराइड, पानी पीने को मजबूर है शहरवासी। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फ्लोराइड को लेकर के। तो फ्लोराइड जो है ये प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है, फ्लोराइड जमीन के अंदर रहता है, प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी एक लिमिटेड मात्रा तो ठीक है बॉडी के लिए, आपको
जो कैविटी हो जाती है दांतों में, दांतों को झड़ने की समस्या होती है, उसको रोकने में मददगार है फ्लोराइड। आपको टूथपेस्ट में मिलेगा, लेकिन एक्सेसिव इसकी मात्रा होती है तो ये घातक भी है फ्लोराइड, तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो पृथ्वी के क्रस्ट में मिलता है फ्लोराइड, ये आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो भी पदार्थ है, अगर वो नदियों मिल जाएगा तो नदियों में भी फ्लोराइड आ जाएगा। ये एक बात है कि क्रस्ट में तो मिलता है ये फ्लोराइड नेचुरली, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है वो नदियों में मिल जाता है, तो उसके कारण नदियों में भी फ्लोराइड मिल जाता है। ये भी इसका एक दुष्परिणाम है कि इस प्रकार से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, उसके कारण नदियां भी हमारी प्रदूषित हो जाती हैं। भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा रॉक के ऊपर निर्भर करती है। इसका क्या मतलब है कि भूमिगत जल में किस प्रकार की कौन सी रॉक का कितना कंसंट्रेशन है, कितनी मात्रा, उसी के अकॉर्डिंग उस एरिया में फ्लोराइड की मात्रा डिसाइड होती है कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा है। तो राजस्थान में एक एरिया बोला जाता है कुवड़ पट्टी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। राजस्थान में कुवड़ पट्टी नागौर और अजमेर के बीच में, कारण क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, यानी कुछ ऐसी रॉक है जिनकी मात्रा उस एरिया में अधिक है, तो फ्लोराइड ज़्यादा है वहाँ पे। तो इस एरिया को याद रखिएगा, कुवड़ पट्टी नागौर से अजमेर के बीच में राजस्थान के अंदर, जहाँ पर कि फ्लोराइड की अधिक मात्रा मिलती है। देखते हैं आगे। अब हम एक और चीज देख लेते हैं, पानी की बात आई है तो सस्टेनेबल गोल बनाए गए हैं यूएन के द्वारा। 17 गोल हैं टोटल, ये देख सकते हैं आप 1 से लेकर के और 17 तक 17 गोल हैं, जिसके अंतर्गत आप याद रखिएगा 6वां गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये आप याद रखिएगा, यदि आप कोई आरएएस मेंस या कहीं भी आप राइटिंग वाला एग्जाम दे रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको बहुत ही मददगार होगा जब भी आप अपना आंसर लिखते हैं तो वहां पर ये आप पॉइंट कोट कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के लिए स्टार्ट किए गए हैं। 15 साल का इनका टाइम है और उसके अंतर्गत 17 गोल हैं, जिसके अंतर्गत सब गोल भी हैं। इनका नंबर है 169। 17 गोल के अंदर 169 सब गोल्स भी हैं इनके, और 6वां नंबर का गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो मतलब ये उनका ऑब्जेक्टिव है कि सबको क्लीन वाटर और सैनिटेशन होना चाहिए। तो ये अभी जो हम बात करके चुके हैं फ्लोराइड की पानी में, उसी से संबंधित है पूरा का पूरा घटनाक्रम। तो आप इसको यहाँ पे जोड़ के याद रखिएगा कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 बताएगा, उनमें 6वें नंबर पर दिया गया है इस गोल को, राइट। पेज नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। ये बात की जा रही है कॉटन, जिसे हम कपास भी बोलते हैं। काली मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयोगी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पे क्या न्यूज है कि कपास की खरीद ना होने से किसान मायूस हैं। खरीद क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि उसमें अभी नमी रह गई है, तो इसीलिए इसको मतलब खरीदने के लिए थोड़ा सा लोग पीछे हट रहे हैं। जो गवर्नमेंट है उसके लिए एमएसपी देती है, तो वहां पे पीछे इसलिए हट रहे हैं क्योंकि इसमें अभी नमी है। तो अगर ज़्यादा नमी होने के कारण उसको स्टॉक कर लिया जाएगा तो खराब हो जाएगी फसल। तो नमी ज़्यादा होने के कारण इसकी खरीद नहीं हो पा रही है, इसलिए किसान यहाँ पे मायूस है। ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कपास की पिक्चर है कॉटन की, ये आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से दिखता है कॉटन। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। अब कॉटन से कपड़े बनाने के लिए 5 स्टेज निम्न होती हैं इसमें से। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले आप कॉटन को उगाएंगे, उसकी गिनिंग होती है, उसके बाद फिर कॉटन की स्पिनिंग होती है, आपने देखी होंगी स्पिनिंग मशीन्स देखी होंगी। डाइंग होती है कॉटन फैब्रिक की। कॉटन का जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक अलग अलग होते हैं, जैसे कि जो एक और फैब्रिक होता है, जैसे कि आपने देखा हो रेशम वाली, इसके अलावा सिल्क का फैब्रिक होता है, ऐसी कॉटन का फैब्रिक है। तो कॉटन के फैब्रिक को डाई करने का काम किया जाता है 4थी स्टेज में। उसके बाद गारमेंट का फिर होता है कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उनका बनाना और फिर उनको बांटना। तो ये 5 स्टेज हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि कॉटन कैसे, क्योंकि आपको कोई भी प्रोडक्ट है उसका फाइनल स्टेज आपको पता होना चाहिए कि बनाया क्या, क्यों गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कॉटन उगा रहे हैं, कपड़े बनाएंगे इससे हम, तो अल्टीमेटली आपको थोड़े इनके बेसिक आइडिया होना चाहिए कैसे कैसे स्टेज चलती हैं, कॉटन फैब्रिक क्या होता है, सिल्क फैब्रिक क्या होता है। तो ये बेसिक आइडिया यहाँ से आप ले सकते हैं। देखते हैं आगे। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये बात है पीएफआरडीए संबंधित है। पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसके लिए एक्ट पास किया गया था 2013 में, और सांविधिक निकाय है, यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये एक्ट के तहत बनाई गई है। तो ये इंडिया के अंदर जो भी पेंशन से रिलेटेड चीजें होती है उनको कंट्रोल, उनको नियमित करने का काम करती है, रेगुलेशन करने का काम करती है। तो उसने बोल दिया है कि एनपीएस के तहत पेंशन का पैसा निकालने के लिए वीडियो केवाईसी के लिए अनुमति दे दी है। केवाईसी आपको पता है क्या होती है? नो योर कस्टमर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो बैंक भी आपसे केवाईसी मांगती है। इसी प्रकार आप अपना पेंशन का पैसा निकालते हो तो वहाँ भी आपसे केवाईसी मांगी जाती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कुछ बैंक डिटेल, ये केवाईसी होती हैं आपकी। तो उसके लिए अनुमति दे दी है कि आप वीडियो केवाईसी भी कर सकते हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि कोविड-19 कारण पूरे के पूरे लोग जॉब चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं से वो लोग अपने अरेंजमेंट कर रहे हैं, कुछ पेंशन का पैसे निकाल रहे हैं, कुछ अपने कुछ एसेट्स को सेल कर रहे हैं, लिक्विफाइड करा रहे हैं उनको। तो ये सारी यहाँ पे उन्होंने अनुमति दे दी है कि वीडियो से आप केवाईसी करा सकते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए।
पेज नंबर 9 पे स्पोर्ट रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये बात क्या कही जा रही है कि ये धावक हैं, यानी कि रेसर, स्प्रिंटर भी बोल सकते हैं आप इनको। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड बनाया है। तो युगांडा के जोशुआ चेप्तेगई, याद रखिएगा, चपाती से याद रखिएगा आप कोलेट करके कि चेप्तेगई हैं युगांडा के, 10,000 मीटर में विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है 26 मिनट 11 सेकंड में। कुल 10,000 मीटर का मतलब समझते हैं आप, 10 किलोमीटर को 26 मिनट 11 सेकंड में इन्होंने पार कर लिया है युगांडा के जोशुआ चेप्तेगई, राइट। दूसरा रिकॉर्ड इथोपिया की लेटसेनबेट गिडे ने 5,000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर, ये एक महिला है, का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है 14 मिनट 6.62 सेकंड में। बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब दिल खुश कर देने वाली बात है कि महिला ने इस प्रकार का रिकॉर्ड बनाया है। ये बात की जा रही है वॉलेंसिया, स्पेन के अंदर स्थित है, वहाँ पे ये इस प्रकार की प्रतियोगिता हुई है। तो वहाँ पे इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने कायम किए। तो आपको पता होना चाहिए वॉलेंसिया कहाँ पर है, स्पेन देश के अंतर्गत है, और ये दोनों ही नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चेप्तेगई आप चपाती से याद रखिएगा, ये मेल हैं, युगांडा के हैं, और इथोपिया की हैं गिडे, गिडे से आप याद रखिएगा, इथोपिया की महिला है ये। 5,000 मीटर का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है अपना। देखते हैं आगे, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है जॉर्डन। जॉर्डन एक देश है, उससे संबंधित न्यूज है। तो वहां पर अभी नए पीएम चुन करके आ गए हैं, तो उनका नाम है बिसार खसावने, जॉर्डन के नए पीएम बन गए हैं। जॉर्डन की जो राजधानी है इसका नाम है अम्मान। ये मैं आपको पहले भी कवर करा चुका हूं जॉर्डन के बारे में। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, जॉर्डन और इजराइल के बीच में बहुत ही फेमस एक सागर है, उस सागर का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मैं भी आपको बता चुका हूं, उसे आई थिंक 2 से 3 बार बता ही चुका हूं मैं कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक बहुत ही फेमस सागर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये एक डेवलपमेंट किया गया है IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा। क्या डेवलपमेंट है, ये स्किन कैंसर को लेकर के यहाँ पर चुंबकीय नैनो फाइबर से बना एक बैंडेज तैयार किया है। बैंडेज आप जानते हैं, अपन जब कोई घाव वगैरह हो जाता है, कुछ लग जाती है, तो मार्केट से लाके हम एक बैंडेज लगाते हैं जिससे कि वो हील हो जाता है, ठीक हो जाता है जल्दी, क्योंकि उस पर कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। तो इसी प्रकार से एक चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक नैनो फाइबर डेवलप किया है। ये बैंडेज है, एक मैग्नेटिक नैनो फाइबर एक बैंडेज है। ये त्वचा का कैंसर यानी कि स्किन कैंसर को ये ट्रीट करेगा। कैसे करेगा, बैंडेज जो है वो कैंसर कोशिकाओं तक गर्मी पहुंचाकर त्वचा कैंसर का इलाज करेगा, यानी कि कैंसर के जो सेल्स हैं उनको ट्रीट करेगा वहां पे हीट पहुंचा करके। तो ये सी खास बात होगी चुंबकीय नैनो फाइबर से बने इस बैंडेज की। त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर आपको पता है कि यूवी रेस से होता है। यूवी रेस से आप ज़्यादा उसके एक्सपोजर में आते हो, सनलाइट के ज़्यादा एक्सपोजर में आओगे तो आप यूवी रेस से आप प्रभावित हो सकते हो, आपको त्वचा कैंसर होने की संभावना बन सकती है। यूवी रेज का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, इनको बोलते हैं यूवी रेज। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देखते हैं आगे, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट लागू नहीं होगा, ऐसा बोला है मॉडर्ना कंपनी है अमेरिका की, एक वो भी वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम कर रही है। तो उसने बोल दिया है कि हम इस पर कोई भी क्लेम नहीं करेंगे पेटेंट को लेकर के। तो पेटेंट जो होता है वो 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। सपोज अगर मॉडर्ना कंपनी ने इसके लिए पेटेंट के लिए क्लेम कर दिया तो फिर इसको लेके वो रॉयल्टी हासिल कर सकते हैं। मतलब दवाई काफ़ी महंगी हो जाएगी, पेटेंट के कारण ही महंगी होती है। सपोज कि यदि कोई दवाई 10 रुपये की है और अगर उसमें पेटेंट है तो तकरीबन उसकी कीमत 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये तक हो सकती है यदि उसमें पेटेंट किसी ने ले रखा है, क्योंकि उसमें रॉयल्टी इंक्लूड होती है पेटेंट के अंतर्गत। जिसने डेवलप किया है, उसने रिसर्च डेवलपमेंट किया है, उसको खर्चा किया है, तो पेटेंट के जरिए उसको वसूल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जनहित की बात है, पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 एक पेंडेमिक बन चुका है, तो उसके लिए मॉडर्ना कंपनी इस हिसाब से बोल रही है कि हम ऐसा पेटेंट अपना क्लेम नहीं करेंगे ताकि ये दवाई सस्ती हो सके, लोगों को सुलभ तरीके से मिल सके। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये सवाल पूछा जा चुका है RSMSHB के एग्जाम के अंदर, राजस्थान के अंदर पुराने पेपर में पूछा जा चुका है। देख सकते हैं आप पुराने पेपर्स को उठा करके। चलते हैं आगे, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि म्यांमार 70 दिन बाद हमारे कुछ मछुआरे हैं वो लोग भी लौट आए हैं। तो ये म्यांमार से संबंधित न्यूज है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं म्यांमार के ऊपर। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, पुराना नाम बर्मा है इसका। उसकी राजधानी है नेपितो। नेपितो इसकी राजधानी है, म्यांमार की राजधानी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे के सारे पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रंगून एक स्थान है म्यांमार के अंदर, आपको पता होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत के अंदर, तो उसके बाद वो फेल हो गई थी 1857 की क्रांति। उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेज दिया गया था। वहाँ पे एक तरीके से उनको कैद कर लिया गया था, ब्रिटिश टाइम था वहाँ पे। तो रंगून बहुत ही फेमस रहा है उस टाइम से, कई सारे सॉन्ग्स भी है रंगून को लेकर के। तो आपको पता होना चाहिए रंगून का कि रंगून कहाँ पर है। म्यांमार के अंतर्गत स्थित है रंगून।
रोहिंग्या मुसलमान बहुत ही फेमस रहा था, इंडिया के अंदर आ गए थे, कई सारे देशों में, बांग्लादेश में आ गए थे, इनके ऊपर अत्याचार हुआ था म्यांमार के अंतर्गत। एक एरिया है रखाइन स्टेट, यहाँ पर ये लोग रहते थे रखाइन स्टेट के अंतर्गत, रोहिंग्या मुसलमान। तो वहाँ पर जो म्यांमार है वहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो बौद्धिज्म से संबंधित लोग हैं, यानी बुद्ध लोग जो हैं वहाँ पे, तो उन्होंने इनके साथ कुछ अत्याचार किए हैं, तो वहाँ से ये निकल करके भागे हैं, बांग्लादेश आए, इंडिया आए, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कई सारे देशों में निकल करके भागे हैं। इनको रिफ्यूजी बोला जाता है रोहिंग्या मुसलमानों को। अगर आप ब्रिटिश टाइम की बात करें तो रोहिंग्या मुसलमान भारत से ही निकल करके गए हैं और ब्रिटिशर अपने फ़ायदे के लिए इनको म्यांमार के अंतर्गत ले गए थे रोहिंग्या मुसलमान को, क्योंकि उस समय भारत केवल इतना छोटा सा भारत नहीं था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सारा कुछ भारत में ही इंक्लूड था। तो उस समय ही रोहिंग्या मुसलमान भारत से ही निकले हुए हैं और ये म्यांमार पहुंच गए थे। लेकिन अब म्यांमार में अत्याचार इनके साथ हुए हैं, तो रखाइन स्टेट वाला एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से संबंधित है। एक है नाफ रिवर, तो इसका भी काफ़ी जिक्र आया था। नाफ रिवर, ये जब वहाँ से भागे थे रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से, तो नाफ रिवर की बात आती है, तो ये बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में ये बहती है, तो म्यांमार से संबंध है ये नाफ रिवर का, ये आपको पता होना चाहिए। एक आती है मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, 2000 में ये इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ था। मेकांग रिवर है, ये गंगा रिवर है, उसको लेकर के कॉर्पोरेशन हुआ था। कल्चर और वाणिज्य यानी कॉमर्स को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेशन किया गया था। इसके अंतर्गत 6 देश आते हैं, इनके नाम है भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं मैप इसका। ये है इंडिया, मेकांग गंगा कॉर्पोरेशन में 6 देश मैंने आपको बताए थे। दूसरा है म्यांमार, ये जो पार्ट है ये वाला एरिया है रखाइन स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, और यहाँ पर नाफ रिवर बहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाफ रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब जो मैं आपको 4 देश और बता रहा हूँ वो है लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस को लेकर के यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कहीं से भी सी से कनेक्टेड लैंड नहीं है, तो लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। एल से आप याद रखिए लाओस और एल से लैंड, तो लैंडलॉक कंट्री है लाओस, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है इसको लेकर के कि लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो जाती है, ये अंडमान सी आ गया है यहाँ पे फिर, तो थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इसके लिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का सही रूप से फ़ायदा उठा सकें। यदि आप कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे भेज सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल भी देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ धन्यवाद।